हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ मॉक टेस्ट फॉर द सब्जेक्ट दैट इज सॉइल मैकेनिक्स। इस पर्टिकुलर टेस्ट का वीडियो विद अ टाइमर मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया है और मैं ये आशा कर रहा हूं कि इस सॉल्यूशन को देखने के पहले एटलीस्ट आप लोगों ने उस पर्टिकुलर टेस्ट को प्रॉपरली विद डिसिप्लिन अटेम्प्ट किया होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन से और उनका सॉल्यूशन किस तरह से निकालना था। आंसर तो मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिए थे, लेकिन हाँ बिल्कुल यहाँ पर सॉल्यूशंस को समझना भी बहुत यहाँ पर जरूरी बन जाता है। तो चलिए फटाफट मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर क्वेश्चंस और इस पर्टिकुलर सेशन का जो पहला क्वेश्चन था आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोलता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दो, तीन, चार, सभी के सभी यहाँ पर जो कॉम्बिनेशंस हैं बन सकते हैं इन पर्टिकुलर स्टेटमेंट के करेक्ट होने के। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं एक एक स्टेटमेंट को यहाँ पर चेक करते हैं कि उन स्टेटमेंट का मतलब क्या है और उनसे रिलेटेड जो भी थ्योरी है उनको भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बोलता है दैट द परसेंटेज फाइनर वर्सेस ग्रीन साइज ग्राफ विल बी वर्टिकल लाइन फॉर अ यूनिफॉर्म सैंड। देखिए अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं इस पर्टिकुलर ग्राफ की, कौन से ग्राफ की, परसेंटेज फाइनर और यहाँ पर ग्रीन साइज। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं आपको पूछता हूँ भैया ये बताओ सबसे पहले वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है वाई एक्सिस पे प्लॉट किया जाता है परसेंटेज फाइनर। सबको पता है, अधिकतर स्टूडेंट्स को ये बातें पता होती हैं। और एक्स एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करते हैं पार्टिकल साइज या फिर ग्रीन साइज भी बोल सकते हो आप इसी को। अब ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है, अगर ये ग्राफ यहाँ पर मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में जाते जाते पार्टिकल साइज को कम कर रहे हो, मतलब आगे बढ़ते बढ़ते पार्टिकल साइज को यहाँ पर एक्सिस में कम दिखा रहे हो, तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह का डिक्लाइनिंग कर्व बनता है। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरह का कर्व बन रहा है जिसका स्लोप क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है और एक वाइड रेंज ऑफ पार्टिकल साइज में यहां पर हमारा ग्राफ चल रहा है, तो ऐसा पर्टिकुलर ग्राफ होता है फॉर द वेल ग्रेडेड सॉइल। ऐसा ग्राफ किसके लिए होता है? फॉर द वेल ग्रेडेड सॉइल। ठीक है सर। अच्छा, अगर मान लीजिए हमारा जो ग्राफ है, मैं कलर चेंज कर देता हूं, ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का चल रहा है ना, कलर जरूर दिख रहा होगा अलग से। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर ग्राफ दिख रहा है जिसमें रेंज छोटी होगी, देखो पहले वाले ग्राफ में यहां से लेकर यहां तक जो पार्टिकल साइज थी वो वेरी कर रही थी। दूसरे ग्राफ में क्या देखने को मिल रहा है कि यहां से, मतलब यहां से लेकर यहां तक रेंज ऑफ पार्टिकल साइज छोटी हो गई है। तो ऐसे पर्टिकुलर ग्राफ को देखकर मैं क्या बोल सकता हूं दैट योर सॉइल इज पुअरली ग्रेडेड सॉइल। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात समझ में आती है। पुअरली ग्रेडेड और वेल ग्रेडेड का डिफरेंस क्या है? वेल ग्रेडेड में वाइड रेंज ऑफ साइज ऑफ सॉलिड्स होते हैं और पुअरली ग्रेडेड में छोटी सी ही रेंज में सारे सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं। अगली बात आ जाती है यहाँ पर क्या कि सर गैप ग्रेडेड भी हो सकता है सॉइल, क्योंकि अभी यहाँ पर आगे आप देखोगे सेकंड स्टेटमेंट में गैप ग्रेडेड के बारे में लिखा हुआ है। तो गैप ग्रेडेड मतलब क्या है कि सर अगर मान लीजिए ग्राफ कुछ इस तरह का चल रहा है, मतलब बीच में कहीं ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो गया। अब अगर बीच में हॉरिजॉन्टल हो गया दैट मींस क्या है कि इस रेंज के सॉलिड्स क्या है, दिस रेंज इज मिसिंग, दिस रेंज इज मिसिंग। अच्छा, अगर कोई रेंज ऑफ सॉलिड्स मिसिंग होते हैं तो ऐसी पर्टिकुलर सॉइल को क्या बुला लेते हो आप? एज द गैप ग्रेडेड। तो मैं यहाँ पर छोटा छोटा सा ही लिख लेता हूँ, ज्यादा स्पेस नहीं है अपने पास। दैट इज नोन एज गैप ग्रेडेड। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात समझ में आती है। लेकिन अगर मैं एक यूनिफॉर्म सॉइल की बात कर रहा हूं तो यूनिफॉर्म सॉइल का मतलब क्या है कि सारे पार्टिकल्स सेम साइज के हैं। अगर सेम साइज के पार्टिकल्स है इसका मतलब कि यहाँ पर अब जो ग्राफ देखने को मिलेगा वो ग्राफ एकदम वर्टिकल होगा। क्यों? क्योंकि सभी पार्टिकल्स सेम साइज के, साइज ऑफ पार्टिकल्स की जो रेंज है वो बहुत ही छोटी हो गई है। तो ऐसी पर्टिकुलर सॉइल के लिए ग्राफ कैसा रहेगा? एकदम वर्टिकल बनेगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दैट दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म सॉइल। अब वो यूनिफॉर्म सॉइल चाहे आपका यूनिफॉर्म ग्रेवल बन जाए चाहे फिर वो यूनिफॉर्म सैंड बन जाए, यहाँ पर जो ग्राफ रहेगा यूनिफॉर्म सॉइल का वो वर्टिकल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एकदम सही स्टेटमेंट बनता है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं दैट अ गैप ग्रेडेड सॉइल इज आल्सो कॉल्ड अ यूनिफॉर्म सॉइल। नहीं यार,
गैप ग्रेडेड का मतलब क्या है? गैप ग्रेडेड का मतलब है कि उस पर्टिकुलर साइज रेंज के पार्टिकल्स मिसिंग है, उस पर्टिकुलर साइज रेंज के पार्टिकल्स क्या है? मिसिंग है। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? दैट आर मिसिंग रेंज, दैट हैव अ मिसिंग रेंज। ठीक है, चलिए यहां पर ऑब्वियसली बात है, दीज आर नॉट नोन एज यूनिफॉर्म फाइल। तो ये गलत हो गया हमारा स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं कि गलत है। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज ग्रेटर देन 4 फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स। भाई अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की बात कर लेता हूं, सीयू की बात कर लेते, चलिए यहां पर थर्ड पॉइंट समझते हैं। CU is nothing but that is the D60 upon D10। ठीक है, अब D60 क्या होता है? दैट इज द पार्टिकल साइज जिससे 60% पार्टिकल छोटे हैं, है ना? मैं लिख कर नहीं दे रहा हूं, 60% पार्टिकल जिस पार्टिकल से छोटे हो उस पार्टिकल की साइज को D60 बोल दिया जाता है, या फिर वो सीव जिससे 60% पार्टिकल्स पास कर जाए। इन द सेम वे D10 भी यहाँ पर सेम ही तरह से डिफाइन होता है। D10 मतलब वो पार्टिकल जिससे सिर्फ 10% पार्टिकल्स छोटे हैं। अब अगर मान लीजिए यहां पर मैं ग्राफ में प्लॉट करता हूं तो D60 यहां आएगा, दिस विल बी और D60, और D10 मतलब 10% फाइनल करस्पॉन्डिंग कुछ यहां आएगा D60। अब देखो D60 और D10 में हमारे वेल ग्रेडेड में तो डिफरेंस दिख रहा है ना? अगर डिफरेंस है D60 और D10 में, तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो क्या आएगा? हमेशा ही 1 से ज्यादा आएगा, या बहुत रेयर केस में 1 हो सकता है। कब? जब सॉइल एग्जैक्टली यूनिफॉर्म हो, मतलब सारे के सारे पार्टिकल्स की साइज अगर सेम है तो D60 और D10 इक्वल इक्वल हो जाएंगे। तो एक्चुअली अगर ये CU ज्यादा है, अगर ये CU ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? कि रेंज ऑफ सॉलिड्स बड़ी है। मैं यहां पर लिख सकता हूं, इफ CU इज मोर, इसका मतलब दैट रेंज ऑफ पार्टिकल साइज इज मोर, रेंज ऑफ पार्टिकल्स साइज इज मोर। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर मैं कुछ छोटा लिखूं और अगर आपको ऐसा फील हो कि नहीं यार सर इसको थोड़ा सा जूम करके देखना है, तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया करता हूं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से इस पर्टिकुलर पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। और अगर बाद में चल के रिवाइज करने की भी जरूरत पड़े तो जरूरी नहीं है हर बार आप वीडियो ही पूरा का पूरा रिवाइज करें। कई बार होता है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने से, सर ने कुछ क्वेश्चन करवाया था वो याद करना था, एग्जाम तक बहुत टाइम है अभी, हो सकता है भूल जाए कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, तो उसके लिए बेहतर है वीडियो से रिवीजन की जगह आप पीडीएफ से रिवाइज करें, और वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया करता हूं, है ना? तो वो आप टेलीग्राम ग्रुप आई होप आप सभी ने ऑलरेडी पहले से ही ज्वाइन किया होगा। नहीं किया है तो आप क्या करोगे? कमेंट सेक्शन में चले जाइए, कमेंट सेक्शन नहीं, सॉरी, वीडियो के डिटेल्स में चले जाइए, वीडियो के डिटेल्स में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अबाउट सेक्शन में चले जाइए, वहां पर भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है ना? तो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो और इसका पीडीएफ ले सकते हैं। अभी चलिए अभी आगे बात करता हूं, तो ऑब्वियसली बात है सर सीयू की वैल्यू अगर ज्यादा, इसका मतलब रेंज ऑफ सॉलिड ज्यादा है, एंड अगर सीयू की वैल्यू ज्यादा दैट मीन्स कितनी ज्यादा? तो यहां पर अगर मैं सैंड की बात करता हूं, तो सैंड के लिए ये वैल्यू अगर 6 से ज्यादा हो तो आप सैंड को बुलाते हो एज द वेल ग्रेडेड सैंड। ठीक है, और अगर मैं यहां पर ही ग्रेवल्स की बात कर लेता हूं तो उसके लिए यहां पर ग्रेवल्स में सीयू की वैल्यू 4 से ज्यादा होनी चाहिए टू कॉल इट एज द वेल ग्रेडेड ग्रेवल। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बात पक्की है, ग्रेवल्स के लिए पूछा गया था यहाँ पर, तो 4 फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स एकदम सही है, मतलब थर्ड भी यहाँ पर सही स्टेटमेंट बनता है। फोर्थ स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस की बात कर रहा हूं तो ध्यान दीजिए, सेडिमेंटेशन एनालिसिस एक्चुअली यूज किया जाता है फॉर द फाइन ग्रेन्ड सॉइल। ये किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर फाइन ग्रेन्ड सॉइल, क्योंकि पार्टिकल साइज अगर मेरे को एनालिसिस करना है तो देखो सीव एनालिसिस किया जा सकता है या फिर सेडिमेंटेशन एनालिसिस किया जा सकता है, लेकिन अगर मैं सीव एनालिसिस की बात करता हूं तो वो प्रेफर किया जाता है ओनली फॉर द कोर्स ग्रेन सॉइल। अब कोर्स ग्रेन का मतलब है क्या? 75 माइक्रोन से बड़े बड़े। लेकिन अगर मैं फाइन ग्रेन की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? फाइनर देन 75 माइक्रोन। फाइनर देन 75 माइक्रोन अगर कोई पार्टिकल की साइज है तो उसके लिए यूज किया जाता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। रीजन इज दैट कि अगर पार्टिकल्स छोटे हैं तो उनमें कोहेजन प्रेजेंट होगा, और कोहेजन के कारण क्या होगा? वो पार्टिकल्स इंडिविजुअली प्रेजेंट नहीं रहेंगे बल्कि ग्रुप फॉर्म करके प्रेजेंट रह सकते हैं। इसीलिए आप जो यहाँ पर फाइनर सॉइल है जिसमें कोहेजन होता है उसके लिए परफॉर्म करते हो सेडिमेंटेशन एनालिसिस,
और कोर्स ग्रेन सॉइल जिसमें कोहेजन ना के बराबर होता है, वो ग्रुप नहीं बनाते हैं, इंडिविजुअली ही प्रेजेंट रहते हैं, उनके लिए परफॉर्म करते हो आप सीव एनालिसिस। चलिए यहाँ पर इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि फोर्थ स्टेटमेंट भी जो है वो एकदम सही है। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यही सेम क्वेश्चन आपको एमएसक्यू के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। कैसे? तो भैया जो आपको 1 2 3 4 आपको स्टेटमेंट दिख रहा है वही आपके ऑप्शन बन जाएंगे, है ना। तो उस केस में आपका आंसर क्या हो जाता? ए, सी एंड डी आर करेक्ट। समझ में आ रही? मतलब 3 आपको यहाँ पर ऑप्शंस पे टिक करना पड़ता अगर ये एमएसक्यू होता। समझ में आ रही बात? मतलब क्वेश्चन सेम होता है, लेकिन कई बार हम लोग क्या है, एक नया पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ है, ज्यादा डरते हैं यार ऐसे क्वेश्चन तो पहले भी आते थे। अरे चलो गेट में कम आते थे थ्योरेटिकली वाली, लेकिन यार ईएससी में तो ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते थे ना, जिनमें आपको 4 स्टेटमेंट दे दिया और पूछता है 4 में से कौन कौन से सही है। तो ऑब्वियस सी बात है एमएसक्यू से आपको डरना नहीं है ना। आई होप शायद बात समझ में आ रही है जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अभी फिलहाल आंसर क्या होगा, ऑप्शन पे टिक कर सकते हो आप 1 3 4, दैट मीन्स आप टिक कर लोगे आपके ऑप्शन नंबर ए पर। क्या आ गया आंसर यहाँ पर हमारे पास? दैट इज ऑप्शन नंबर ए आ गया है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखा जाए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बोलता है दैट अ सैंपल ऑफ सैंड हैज अ वॉल्यूम ऑफ 1000 ml इन इट्स नेचुरल स्टेट। ये यहाँ पर नेचुरल स्टेट का जो वॉल्यूम है वो दे दिया गया है। मैं पहले गिवन लिखते चलता हूं, है ना। नेचुरल स्टेट का वॉल्यूम कितना है? दैट इज 1000 ml। फिर आगे क्या बोल रहा है? that its minimum volume is 840 ml, that means V minimum is given as 840 ml। ठीक है। इन द सेम वे V मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम भी दे दिया है एज इक्वल्स टू बी 1370 ml। अब देखो मिनिमम वॉल्यूम का मतलब है वो डेंसेस्ट स्टेट है, और मैक्सिमम वॉल्यूम है इसका मतलब वो लूजेस्ट स्टेट है। इतनी बात तो समझ में आती है सॉइल के बारे में। फिर आगे क्या बोलता है कि भैया आप रिलेटिव डेंसिटी बता दो। ये पहले मेरे को ये बताओ, क्या रिलेटिव डेंसिटी का कोई फॉर्मूला याद है? डेंसिटी इंडेक्स भी बुलाते हैं इसको। क्या फॉर्मूला याद है? मैं पहले फॉर्मूला लिखकर बता देता हूं आपको, दैट इज ई मैक्स माइनस ई मिनिमम अपॉन ई मैक्स, सॉरी ऊपर यहाँ पर ई आता है सिर्फ, ई मिनिमम नहीं आता। ठीक है, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हो अगर वैल्यू आपको चाहिए परसेंटेज में तो। बट देखो अभी फिलहाल क्वेश्चन में तो रेशियो दिया ही नहीं है। क्या करें सर? इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। किस तरह से मॉडिफाई किया जाए? देखो अब वॉल्यूम पता है हमें, है ना, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल और वॉइड रेशियो में क्या रिलेशन होगा? देखिए सुनिए, मैं रिलेशन समझाता हूं। आप सबको पता है कि यहाँ पर अगर वॉइड रेशियो बढ़ा तो यूनिट वेट की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। मतलब वॉइड्स बढ़ेंगे तो यूनिट वेट क्या होगा? कम होगा, है ना। तो इसका मतलब मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, है ना। अब यहाँ पर एक और बात समझो कि अगर ई की वैल्यू मैक्सिमम है, मतलब वॉइड रेशियो की अगर वैल्यू मैक्सिमम है, तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। और जहां पर भी ई की वैल्यू मिनिमम है वहां पर गामा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। ये भी बात समझ में आती है। अब क्या करो, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को गामा के टर्म्स में लिख लेते हैं। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को अपन गामा के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो आईडी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? दैट इज इक्वल टू बी, और ई मैक्स के लिए क्या लिख दूं? 1 बाय गामा मिनिमम, 1 बाय गामा मिनिमम माइनस 1 बाय गामा फॉर द नेचुरल वॉइड रेशियो, है ना, अपॉन 1 बाय गामा मिनिमम माइनस 1 बाय गामा मैक्सिमम। इसका क्या करोगे अब आप? यहाँ पर एलसीएम ले लोगे और जो कुछ कैंसिल हो सकता है कैंसिल आउट कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर बचेगा क्या, वो मैं बता देता हूँ। देखिए इधर से आएगा हमारे पास गामा मैक्सिमम और गामा सिंपली, यहाँ पर सिंपली गामा लिख सकते हो, और इधर क्या बचेगा? गामा माइनस गामा मिनिमम न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में बचेगा गामा। आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम तो ले ही सकते हैं। मैं भी एक्चुअली सोच कर ही लिख रहा हूँ, याद नहीं है फॉर्मूला मुझे भी, है ना। तो आप लोग भी खुद लिख सकते थे, क्या आ जाएगा? गामा मैक्सिमम माइनस गामा मिनिमम। ठीक है, दोनों के ही यहाँ पर जो एलसीएम है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, उसमें आ जाएगा गामा मिनिमम कॉमन, उसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। लेकिन गामा होता क्या है? गामा इज नथिंग बट दैट इज द मास, या फिर अगर मैं यूनिट वेट ही लिख रहा हूं तो चलो यूनिट वेट ही लिखता हूं, क्योंकि हमारा जो मास के टर्म्स में होता है वो डेंसिटी होती है ना। तो वेट अपॉन वॉल्यूम होता है गामा, पक्का। इसको लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिखे यहाँ पर? चलो देखो जरा, आई डी के वैल्यू लिखनी है सबसे पहले गामा मैक्स। गामा मैक्स क्या होगा? मास अपॉन मिनिमम वॉल्यूम,
मिनिमम वॉल्यूम कौन सा है, दैट इज 840, ठीक है, डिवाइडेड बाय गामा, नेचुरल स्टेट वाला क्या आ जाएगा, मास अपॉन अगेन नेचुरल स्टेट का वॉल्यूम इज 1000 डिवाइडेड बाय, है ना, इनटू गामा माइनस गामा मिनिमम। देखो गामा क्या होगा नेचुरल वाला, दैट इज m बाय 1000। मिनिमम वाला क्या होगा, मिनिमम गामा तब होगा जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, मतलब 1340 डिवाइडेड बाय m बाय गामा मैक्सिमम मतलब मिनिमम वॉल्यूम, ठीक है, माइनस m बाय 1340। देखो यहाँ पर समझ में आ रही बात। परसेंटेज में वैल्यू चाहिए क्योंकि क्वेश्चन के अगर ऑप्शंस देखोगे तो फ्रैक्शन में नहीं है बल्कि एब्सोल्यूट नंबर से, मतलब परसेंटेज में है वो वैल्यूज, है ना। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है 100 जरूर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब आई होप एम कैंसल आउट कर लोगे, एम नहीं लिखना था सर, डब्ल्यू लिखना था, डब्ल्यू लिख लो यार, कैंसल आउट तो होना ही है वह, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, आप एम लिख दो या डब्ल्यू लिख दो, पता तो दोनों में से एक भी नहीं है है ना। तो यहाँ पर आई होप शायद आप इजीली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, एंड सॉल्व करके वैल्यू जो आएगी मैं आपको चलो लगे हाथ वो भी बता ही देता हूँ, दैट विल कम अप टू बी इक्वल्स टू बी 69.81%, एंड दैट इज एक्चुअली योर आंसर। तो आंसर मिल गया है 69.81, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। तो इजीली यहाँ पर आंसर मिल जाता है। सेकंड क्वेश्चन फिनिश होता है, हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, अगेन देखो ये एमएसक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन बोल सकते हो आप, अगला जो क्वेश्चन है वो भी आप बोल सकते हो एमएसक्यू के फॉर्म में ही है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या बोलता है, for determination of water content of all type of soil, the oven temperature is 110 plus or minus 5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो टेम्परेचर है वो 105 से लेकर 115 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। नहीं सर ऐसा नहीं है, क्या ये सही है, नहीं सर ये सही नहीं है। अच्छा ऐसा क्यों सर, सही क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर को 110 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली बात है उस केस में स्ट्रक्चरल वाटर भी लूज हो जाता है ना। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं दैट इफ टेम्परेचर इज मोर देन 110 डिग्री सेंटीग्रेड स्ट्रक्चरल वाटर कैन गेट लूज, स्ट्रक्चरल वाटर विल बी लॉस्ट। और ये ऑब्वियसली बात है मैं नहीं चाहता हूं, है ना। स्ट्रक्चरल वाटर क्या होता है, जो सॉलिड के स्ट्रक्चर में ही प्रेजेंट है, डॉट H2O करके लिखा जाता है उसको हम लोग, है ना। तो और ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर इतना नहीं रखा जाता। टेम्परेचर अगर मैं स्टैंडर्ड भी बात कर लूं तो 103 से 105 डिग्री सेंटीग्रेड ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है अगर सॉइल के बारे में ना पता हो। और इवन अगर मैं ऑर्गेनिक सॉइल की बात कर रहा हूं तो 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर रखा जाता है ना। तो टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है 110 या 115 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं रखा जाता। दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूं, दैट योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है देखिए, दैट द ड्राई डेंसिटी इज द बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल इन ड्राइड कंडीशन। बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पर अगर मैं गामा की बात कर रहा हूं, गामा मतलब सिंपली गामा बल्क या फिर गामा टोटल बोला जाता है, इज इक्वल टू बी गामा ड्राई हो जाएगा अगर आपका स्टेट ऑफ सॉइल क्या है, वो ड्राई स्टेट है। बट व्हाट इज गामा, पहले ये बात समझो। बहुत सारे स्टूडेंट्स समझते हैं कि ये बल्क यूनिट वेट का मतलब क्या है। देखिए बल्क यूनिट वेट का मतलब सिंपली क्या है, दैट इज नथिंग बट दैट इज द यूनिट वेट इन द प्रेजेंट और नेचुरल स्टेट ऑफ सॉइल। व्हाट इज दिस, दिस इज द यूनिट वेट इन द नेचुरल स्टेट ऑफ सॉइल, नेचुरल स्टेट ऑफ सॉइल। वैसे हम लोगों ने यहाँ पर गामा अलग अलग पढ़े थे, टोटल 5 गामा, और उनमें मैंने रिलेशन भी बताया था कि सबसे बड़ा जो होता है दैट इज द गामा ऑफ सॉलिड्स, फिर आता है अपना गामा ऑफ सेचुरेटेड सॉइल, एंड इसके बराबर भी हो सकता है यहाँ पर गामा, और फिर होता है हमारा गामा ड्राई, और सबसे छोटा होता है आपका गामा। समझिए टोटल 5 तरह के गामा हमने पढ़े थे, और इन पांचों का मैंने रिलेशन भी बताया था कि सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है। देखो यहाँ पर ये मैंने इक्वल इक्वल लिखे हैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए सॉइल के अंदर पानी भरा हुआ है तो गामा सेचुरेटेड के बराबर हो जाएगा गामा बल्क, और अगर सॉइल ड्राई है तो उस केस में गामा ड्राई के बराबर हो जाएगा गामा बल्क, है ना। तो यहाँ पर ये बात एकदम सही लिखी हुई है, सेकंड स्टेटमेंट एकदम सही है ना। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, थर्ड क्या बोलता है, दैट द एक्टिविटी ऑफ क्ले डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ क्ले मिनरल। अरे बिल्कुल सही बात है, हर एक्टिविटी एक्चुअली डिपेंड करती है अपॉन द क्ले मिनरल। कैसे, तो देखो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 3 तरह के क्ले मिनरल, पहला कैल्नाइट पढ़ा है ना। दूसरा आपने मॉन्ट मोरेलोनाइट पढ़ा होगा, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या पढ़ा है,
तीसरा, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है, सबसे ज्यादा जो कॉमनली प्रेजेंट होते हैं क्ले मिनरल्स, उनके नाम है। इनमें भी अगर मैं बात करता हूँ, ब्लैक कॉटन सॉइल फेमस है ना। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड करती है, एक्सपेंसिव सॉइल है ना। तो एक्सपेंसिव सॉइल में ब्लैक कॉटन सॉइल सबसे ज्यादा फेमस है, एंड दैट एक्टिविटी एक्चुअली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोंटमोलनाइट मिनरल। ये सभी ने पढ़ा है। तो मोंटमोलनाइट मिनरल जो है वो एक्सपेंसिव या फिर स्वेलिंग और ड्राई और श्रिंकेज वाली प्रॉपर्टी देता है ना, एक्टिविटी प्रोवाइड करता है। हमारा कौन? मोंटमोलनाइट मिनरल सबसे ज्यादा एक्टिव है ना। तो ये बात हम सभी को पता है। तो ऑब्वियसली बात है, एक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? अपॉन द टाइप ऑफ क्ले मिनरल। वैसे एक्टिविटी होती क्या है ये सबको पता होना चाहिए। एक्टिविटी इज नथिंग बट दैट इज द प्लास्टिसिटी अपॉन क्ले कंटेंट। प्लास्टिसिटी आप इंडिकेट करते हो विद द प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। और बाकी क्ले कंटेंट नीचे सी के फॉर्म में मैंने लिखा है। तो ये एकदम सही है, थर्ड स्टेटमेंट एकदम सही है, मैं ये बोल सकता हूं। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोलता है, दैट द सॉइल सेंसिटिविटी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। ये सही है भैया। एक बात समझो जरा, यहाँ पर सेंसिटिविटी का मतलब अपने को पता होना चाहिए। व्हाट इज सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटी इज नथिंग बट दैट इज द रेशियो ऑफ, that is the ratio of UCS of undisturbed soil upon UCS of remolded soil। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जनरली क्या होता है जब आप सॉइल को रीमोल्ड कर देते हो, उन पार्टिकल्स का थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हो जाएगा, बॉन्डिंग टूट जाएगी, यहाँ पर इंटरलॉकिंग टूट जाएगी। तो उस केस में क्या हो जाता है, जनरली ऐसा देखने को मिलता है कि सॉइल को डिस्टर्ब करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, है ना। लेकिन इसका उल्टा होगा। कब? अगर सॉइल आपकी कैसी है, आपकी सॉइल लूज है तो। क्योंकि अगर आपने लूज सॉइल में थोड़ा डिस्टरबेंस दिया तो वो डेंस हो जाएगी, और डेंस हो जाने पर उसकी जो यहाँ पर स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं, सेंसिटिविटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है जनरली, दैट इज ग्रेटर देन 1 जनरली। लेकिन एस की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है, कौन सी सॉइल के लिए? फॉर लूज सॉइल। क्योंकि लूज सॉइल को डिस्टर्ब करा तो वो डेंस बन जाएगी, और डेंस सॉइल की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, है ना। सो ऑब्वियसली बात है, सेंसिटिविटी की वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है। यहां से क्या दिख रहा है कि हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो है गलत। वो है क्या? गलत। अभी फिलहाल क्वेश्चन में जरा देखो क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। मुझे ये पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ये चार जो स्टेटमेंट है, कौन सा सही कौन सा गलत तक तो पता कर लेते हैं, क्वेश्चन ठीक से पूरा नहीं पढ़ा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस है, सर मेरे को सॉइल मैकेनिक्स का ये वाला पार्ट तो बहुत अच्छे से आता था। भाई क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लो, तब जाके क्वेश्चन सही होगा आपका। ठीक है, तो जल्दीबाजी में ये काम मत करना कि क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। तो देखो क्वेश्चन में आपको पूछा है कौन कौन से इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन से? 1 एंड 4। ठीक है, करेक्ट पूछा होता तो आप बोलते 2 एंड 3। ठीक है, वैसे किस्मत अच्छी थी, 2 एंड 3 वाला ऑप्शन ही नहीं है। 1 एंड 4 वाला ऑप्शन कौन सा है? दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखते हैं, साथ में एक डायग्राम भी दिया, और डायग्राम देखकर बड़ा डर लगता है अधिकतर स्टूडेंट। देखते हैं जरा क्वेश्चन में दिया क्या गया है। बोलता है दैट फॉर द सेटअप शोन इन द गिवन फिगर व्हाट वुड बी द वर्टिकल फोर्स एक्सर्टेड बाय सॉइल ऑन द स्क्रीन बी। अब स्क्रीन बी कहां है? वो दिख रही होगी स्क्रीन बी, सर ये है स्क्रीन बी। ठीक है सर, तो अब स्क्रीन बी पे फोर्स कौन लगाएगा? सर ऊपर सॉइल दिख रही है ना, लेकिन सॉइल में भी दो तरह के फोर्सेस आते हैं, एक तो सॉलिड्स के कारण और एक होता है वाटर के कारण। वाटर खुद का वेट खुद ही उठाता है, एंड ऑब्वियसली बात है इसमें प्रेजेंट है पानी सॉइल के अंदर, लेकिन उसके नीचे भी तो पानी है। दैट मीन्स वाटर खुद का वेट खुद ही उठा लेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस कॉन्टेक्ट है वाटर का ऊपर से नीचे तक। बट सॉलिड्स का जो वेट है वो उठाएगा यहाँ पर स्क्रीन। दैट मीन्स मैं यहां पर ये बोल सकता हूं दैट फोर्स ऑन स्क्रीन विल बी ड्यू टू द सॉलिड्स ओनली। और सॉलिड्स पे जो स्ट्रेस लगता है उसको बोला जाता है एज द इफेक्टिव स्ट्रेस। मैं तो अगर फोर्स लिख रहा हूं तो यहाँ पर एरिया भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस और नो? तो इफेक्टिव स्ट्रेस ही क्यों चूज करा, ये पहली बात तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। अब ये भी बात क्लियर हो गई कि सर अगर मेरे को फोर्स ऑन स्क्रीन निकालनी है तो इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। अब इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकाला जाए, तो भैया उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सर यहाँ पर टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर की वैल्यूज कितनी कितनी है। तो उसके लिए काम करते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास बाउंड्री दिख रही है ना, उस बाउंड्री को जरा समझते हैं। देखो एक तो ये वाला पॉइंट है जहां पर मेरे को ऑलरेडी पता है दैट वाटर लेवल कितना है
है ना। वाटर लेवल कितना है ये पता है, यहाँ पर ऑब्वियसली बात है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो हमारे पास हेड होगा पानी के पास वो सिर्फ और सिर्फ एलिवेशन हेड होगा। तो इधर हेड कितना है, हेड इज 1.2 मीटर, ठीक है, फ्रॉम द डेटम। और एक एंड ये है, तो यहाँ पर हेड कितना है, तो दैट इज इक्वल टू बी 0.6 मीटर, और इन दोनों के बीच में ही सॉइल प्रेजेंट है ना। पाइप में तो हेड लॉस हम लोग एज्यूम नहीं करते, यहाँ पर सॉइल के केस में हम क्या एज्यूम करते हैं, दैट पाइप में हेड लॉस नहीं होगा, जो भी हेड लॉस होगा वो सॉइल के थ्रू ही होगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर से क्या बोल सकता हूं, दैट हेड लॉस in soil is nothing but that is equals to be 1.2 minus 0.6, that is equals to be 0.6 मीटर। टोटल जितना भी हेड लॉस हो रहा है वो 0.6 मीटर का ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये है कि सर व्हाट इज द लेंथ ऑफ सॉइल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल। ऑब्वियसली बात है सर, लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल क्या दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक, मतलब 1.5 से लेकर 2.5 मीटर हाइट तक। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर लिख सकता हूं 2.1 माइनस 1.5 दैट इज इक्वल टू बी अगेन 0.6 मीटर। मतलब 0.6 मीटर की लेंथ ऑफ सॉइल के अंदर जो हेड लॉस हो रहा है वो भी 0.6 मीटर हो रहा है। इसका मतलब मैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू लिख सकता हूं एज हेड लॉस अपॉन लेंथ इज इक्वल टू बी नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी 0.6 डिवाइडेड बाय 0.6 दैट इज इक्वल टू बी 1। तो यहां से हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू क्या मिल जाती है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू बी 1। चलिए सर, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी मिल गया मेरे को। अब सवाल ये आ जाता है कि सर अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है हमारे पास, का काम क्या, इसका काम ये है कि अगर इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला पता हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव स्ट्रेस, दैट इज, देखिए सबसे पहली बात, सीपेज अपवर्ड हो रहा है कि डाउनवर्ड हो रहा है। ऑब्वियसली बात है सर, सीपेज तो हो रहा होगा क्योंकि हेड डिफरेंस है पानी के पास, तो वो मूव करेगा फ्रॉम द हाई हेड टू द लो हेड। हाई हेड है इस तरफ और लो हेड है इस तरफ। अब कुछ महारथी यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर पानी यहाँ से यहाँ ऐसे चले जाएगा, भाई पाइप दी है, पाइप से जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है पाइप के थ्रू वाटर जो मूव करेगा वो यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा, फिर इधर से मूव करते करते, इधर से इस डायरेक्शन में मूव करते हुए फिर यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। तो भैया ये बात समझ लेना कि पानी जो है हवा में उड़कर नहीं जाने वाला है, पाइप के थ्रू ही जाएगा, ठीक है। और पाइप के थ्रू जब फ्लो हो रहा है तो वो सॉइल में जब फ्लो हो रहा होगा तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। और अपवर्ड सीपेज के केस में अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव स्ट्रेस, दैट इज गामा सबमर्ज्ड इनटू जेड माइनस आई गामा डब्ल्यू इनटू जेड, ठीक है। लेकिन अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है तो भैया मुझे गामा सबमर्ज पता होना चाहिए। क्वेश्चन में वो गामा समझ नहीं दिया, क्या करें, गामा समझ निकालते हैं, है ना। तो गामा समझ का फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू बी और जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। फॉर्मूला हम सबको पता है लेकिन सर ई नहीं पता। क्वेश्चन में जो मेरे को दिया है वो पोरोसिटी दी गई है, तो ई की वैल्यू निकल जाएगी यहां से। क्या निकलेगी बताओ जल्दी जल्दी। ई इज इक्वल टू बी होता है ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा, मतलब 0.3 अपॉन 0.67, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी 0.5। पॉइंट रेशियो की वैल्यू 0.5 आ गई, इधर पुट कर लेते हैं। जी की वैल्यू पता है, दैट इज गिवन एज 2.65 माइनस 1। गामा डब्ल्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई है 10 अपॉन 1 प्लस 0.5। ये तो गामा समझ की वैल्यू मिल जाएगी यहां से, बोलो यस और नो। गामा समझ की वैल्यू आ जाती है इक्वल टू बी 11.75 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। हमारे पास गामा समझ की वैल्यू भी आ गई, वैल्यू पुट कर लेते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर बेस पर निकालना है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, दैट इज इक्वल टू बी 0.6 मीटर। तो इधर लिख देता हूं 11.75 इंटू 0.6 माइनस आई की वैल्यू 1 है और गामा डब्ल्यू की वैल्यू 10 है इंटू 0.6। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 1.75 इंटू 0.6, ठीक है, क्लियर है। अब 1.75 इंटू 0.6 इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी और 1.05 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट दिस इज द स्ट्रेस वैल्यू, पूछा क्या गया था, फोर्स पूछा गया था, ठीक है। तो देखो यहां से हमें क्या मिल गया है, ये है स्ट्रेस, ये है स्ट्रेस। क्या निकालना था, फोर्स निकालना था। तो क्या करा जाए, फोर्स इज इक्वल टू बी क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस की वैल्यू क्या है 1.05। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्रीन, सर एरिया ऑफ स्क्रीन निकालने के लिए मेरे को क्वेश्चन के डायग्राम में दिख रहा है डायमीटर दिया गया है, क्या दिख रहा है डायमीटर। तो क्या कर लूंगा सर, पाई बाय 4 इंटू डायामीटर दैट इज 0.3 स्क्वायर। समझ में आ रही बात, 0.3 का स्क्वायर।
बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके वैल्यू फाइनली जो आती है मैं आपको वो बता देता हूं, है ना। दैट इज इक्वल टू बी और 74.18 न्यूटन। क्या ध्यान रख लेना, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में था वैल्यू हमारे गामा सबमर्ज्ड की, तो एक्चुअली ये जो स्ट्रेस की वैल्यू थी वो भी किलो न्यूटन में ही थी, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा आपके पास 74। दैट इज एक्चुअली गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोलता है, अगेन साथ में एक डायग्राम दिया हुआ है, और डायग्राम में क्या बोल रहा है, दैट डिपॉजिट ऑफ सिल्टी क्ले, डिपॉजिट ऑफ सिल्टी क्ले लाइज बिटवीन टू लेयर्स ऑफ सैंड एज शोन इन द फिगर। भाई मेरे को एक फिगर साथ में दिया हुआ है और उसमें क्या दिख रहा है कि ऊपर भी सैंड है, नीचे भी सैंड है और बीच में है क्ले। क्ले कहाँ दिख रही है, ये है क्ले, ये है सैंड और ये भी है सैंड। ठीक है सर, दिख गया। फिर आगे बोलता है दैट द लोअर सैंड इज अंडर आर्टिसियन प्रेशर एंड द वाटर एंड द ग्राउंड वाटर टेबल इज इन द अपर सैंड लेयर इज 2 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। ये दिया है कि भाई वाटर टेबल यहाँ है और ये जो नीचे वाली सैंड है वो आर्टिसियन प्रेशर में है। ठीक है, आर्टिसियन प्रेशर मतलब कि जो हमारी नीचे वाली ग्राउंड सरफेस है उसमें उस पर्टिकुलर लेयर के अंदर कई बार एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप हो जाता है बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ सम गैसेस, है ना। तो वो जो पर्टिकुलर एक्स्ट्रा प्रेशर है उसको हम क्या बोल देते हैं, एज द आर्टिसियन प्रेशर। ठीक है सर। अब यहां पर एक बात समझिए कि अगर मैं सैंड में बात करता हूं तो सैंड में प्रेशर कितना है पानी का, ये दिख रहा है यहां से कितना, H+4 तो कितना ऊपर दिख रहा है पानी का लेवल, यहां पर सैंड में वाटर लेवल कितना ऊपर दिख रहा है, दैट इज H+8 मीटर, है ना। सो व्हाट इज द वाटर प्रेशर इन सैंड लेयर, है ना, लोअर सैंड लेयर की बात कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू बी H+8 इंटू गामा डब्ल्यू। यहां की बात कर रहा हूं। ठीक है, इधर से हमारा जो वाटर का प्रेशर है वो कुछ इतना लग रहा होगा, और वाटर प्रेशर तो सभी डायरेक्शन में बराबर बराबर लगता है। पानी ऑब्वियसली बात है नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करेगा क्योंकि नीचे जो सैंड लेयर है उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर है, तो पानी जो है वो नीचे से जहां पर हाई प्रेशर है वहां से ऊपर जाना चाह रहा होगा। आगे बढ़ते हैं सर, ऊपर से यहां से क्या एक्ट करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ क्या एक्ट करेगा, तो सर ऊपर से नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा टोटल स्ट्रेस, हीट ऑफ सॉइल के कारण, है ना। तो व्हाट इज द टोटल स्ट्रेस, ये पॉइंट का ही नाम दे देता हूं चलो, पॉइंट ए पर। ठीक है, ये पॉइंट ए पर ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, टोटल स्ट्रेस एट ए निकाल लेते हैं। तो भैया ए के ऊपर ऊपर क्या क्या दिख रहा है, इस पॉइंट के ऊपर क्या क्या दिख रहा है, पहला 2 मीटर का बल्क डेंसिटी वाली सैंड, है ना, तो गामा बल्क ऑफ अ सैंड इंटू 2 मीटर। फिर आगे नीचे क्या दिख रहा है सर, इसमें मिलेगा, टोटल स्ट्रेस निकाल रहे हैं तो गामा सेचुरेटेड लिया जाता है, कितना दिया है, गामा सेचुरेटेड इज गामा सेट ऑफ सैंड इंटू कितने मीटर, 2 मीटर। फिर आगे क्या दिख रहा है, ये क्ले दिख रही है तो प्लस गामा सेट ऑफ क्ले इनटू क्या दिख रहा है, इनटू 4 मीटर इज द डेप्थ और थिकनेस ऑफ क्ले। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं यहां पर। अब गामा सैंड बल्क वैल्यू क्या दे दी है, बल्क डेंसिटी इज 18 इंटू 2 प्लस गामा सेट इज गिवन एज 20 इंटू 2 प्लस योर गामा सेट फॉर क्ले इज 19 इंटू 4। ठीक है, अब देखो 18 इंटू 2 36, 36 प्लस 40 दैट इज योर 76, 76 प्लस 76 दैट इज इक्वल टू बी योर 152 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए ये बातें तो क्लियर है। पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में कि भैया वो एच की वैल्यू बता दो कि हीविंग यहां पर होने लग जाए, हीविंग होने लग जाए। देखो ये क्ले लेयर ऊपर की तरफ मूव कब करेगी, जब यहां पर सॉलिड्स पर नेट फोर्स ऊपर की तरफ हो जाए, है ना। तो अगर मैं यहां पर हीविंग की बात कर रहा हूं तो हीविंग का मतलब क्या है, सॉलिड्स का ऊपर मूव करना। सॉलिड्स का ऊपर मूव करने का मतलब है कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन द सॉलिड्स इज आइदर नेगेटिव और क्रिटिकल कंडीशन में 0 हो सकता है ना। नेगेटिव का मतलब है अपवर्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो अपवर्ड स्ट्रेस अगर लग रहा है सॉलिड्स पे तभी तो वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, है ना। और अपवर्ड का मतलब नेगेटिव इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। अब क्रिटिकल केस लेना है तो क्या ले लूं, इक्वल वाला कंडीशन ले लेता हूं, तो इफेक्टिव स्ट्रेस शुड बी इक्वल टू बी 0। लेकिन सर इफेक्टिव स्ट्रेस होता क्या है, दैट इज इक्वल टू बी टोटल माइनस 4 प्रेशर, है ना। टोटल की वैल्यू निकाल दी है मैंने, 4 प्रेशर की वैल्यू निकाल दी, दोनों को इक्वेट कर दिया तो वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। टोटल स्ट्रेस की वैल्यू क्या है मेरे पास, 152,
इज इक्वल्स टू बी H+8। देखो क्वेश्चन में गामा डब्ल्यू की वैल्यू नहीं दी है ना। तो मैं अभी फिलहाल अप्रोक्सीमेशन के लिए काम कर लेता हूँ, गामा डब्ल्यू की वैल्यू 10 ले लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा, H+8 इज इक्वल्स टू बी 15.2। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 7.2 मीटर, मतलब 7.2 के आसपास आंसर आना चाहिए। 9.81 वैल्यू ले लूंगा तो यहाँ पर वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर मेरे पास अगर 7.2 आ रहा है तो क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। देखो इस तरह से आप लोग कई बार कैलकुलेटर का यूज अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि चाहे आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड जरूर किया गया एग्जाम में, स्क्रीन पर क्लिक कर करके आपको, या फिर आपके कीबोर्ड में क्लिक कर करके आपको कैलकुलेटर को यूज करना है, टाइम लगेगा। बेहतर है इस तरह के अप्रोक्सीमेशन को भी अपने दिमाग में रखे, प्रैक्टिस में रखे, क्योंकि जितना ये अप्रोक्सीमेशन करना आपको आता होगा एक्यूरेटली, है ना, अप्रोक्सीमेशन में भी जितना एक्यूरेट हो सकते हैं उतना एक्यूरेट पहुंच जाए आप, उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। वो आपका टाइम सेव करता है एक्चुअली। ठीक है, आंसर मिल चुका है इस क्वेश्चन का। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 6th क्वेश्चन, देख लेते हैं हम लोग क्या बोलता है। A seepage flow condition is shown below. Water head at A and B are 2 meter and 8 meter. ए पर जो पोर वाटर प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, 8 मीटर का हेड है ना। तो ए पर दिया हुआ है यहाँ पर 2 मीटर, तो दैट इज 2 इंटू गामा डब्ल्यू, है ना। इधर बी पर वैल्यू क्या दे दी गई है, 8 मीटर, दैट इज 8 इंटू गामा डब्ल्यू। ये पोर प्रेशर की वैल्यूज पता चल गई हम लोगों को। ठीक है, अब इसी को अगर मैं डायग्राम वाइज ड्रॉ करना चाहूं तो लेट अस सपोज दैट दिस इज योर सॉइल, दिस इज योर सॉइल सैंपल। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं बोल रहा हूं कि पानी का प्रेशर कितना है, 2 गामा डब्ल्यू। तो इसका मतलब इसके ऊपर पानी कितना है, 2 मीटर का पानी है। ठीक है, दिस इज द वाटर। ठीक है, और ये है हमारी टोटल सॉइल, जिसमें दिया हुआ टोटल सॉइल की थिकनेस कितनी है, 4 मीटर, 3+1। ठीक है, और इसके नीचे क्या दिया है, नीचे प्रेशर बोला गया है 8 मीटर का। तो अब 8 मीटर का प्रेशर मैं कैसे दिखाऊं, उसके लिए इधर से ये एक मैंने स्टैंड पाइप लगाकर इधर 8 मीटर ऊपर तक का मैंने पानी दिखा दिया है। ठीक है, समझ में आ रही बात, आ गई बात समझ। ठीक है सर, ये डायग्राम क्लियर है, क्यों बनाया है ऐसा, ताकि आपको थोड़ा सा इजी लगे अब समझना। आई होप शायद इतना डायग्राम यहां से बना सकते हो आप लोग। सॉइल में मेरे को पूछा गया है यहाँ की इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो। बट एक बात बताओ मेरे को यहाँ पर जरा, कि अगर हमारा पोर प्रेशर वेरी कर रहा है तो पोर प्रेशर का वेरिएशन हम क्या एज्यूम करते हैं, एज लीनियर, है ना। सो व्हाट विल बी द पोर प्रेशर एट दिस लेवल, एट एक्स लेवल। तो ऑब्वियस सी बात है, पोर प्रेशर वेरी कर रहा है, यहाँ था 2 गामा डब्ल्यू और इधर है 8 गामा डब्ल्यू, तो इधर कितना हो जाएगा, लीनियरली इंटरपोलेट कर लिया जाए, 2 इंटू गामा डब्ल्यू से बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 6 गामा डब्ल्यू बढ़ा है 4 मीटर में। तो यहां से यहां तक कितना जाऊंगा मैं, 3 मीटर जाऊंगा, और 3 मीटर में कितना बढ़ जाएगा वो निकाल लो, है ना। कितना आ जाएगा सर, दैट विल बी इक्वल टू बी 2 प्लस 18/4, दैट इज 4.5। ठीक है, 4.5 गामा डब्ल्यू, इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं एज 6.5 गामा डब्ल्यू इज द पोर प्रेशर एट एक्स। पूछा गया है क्या, हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है इफेक्टिव स्ट्रेस। तो ऑब्वियस सी बात है, इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए टोटल स्ट्रेस निकाल लेते और पोर प्रेशर निकाल लेते। मैंने पोर प्रेशर निकाल लिया क्योंकि डायग्राम में अच्छा साफ साफ दिख रहा था। अब बात आ जाती है टोटल स्ट्रेस एट एक्स। टोटल स्ट्रेस एट एक्स निकाल लेते हैं, है ना। तो टोटल स्ट्रेस निकालना है तो यहां से जरा चेक करो, इधर से आ जाओ, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इधर से आ जाओ। सबसे पहले तो 2 मीटर का पानी दिख रहा है, क्या लिख दूं, सबसे पहले 2 इंटू गामा डब्ल्यू प्लस, फिर उसके बाद सर ये यहां से 3 मीटर का हमें सॉइल दिख रही है। ऑब्वियस सी बात है, टोटल स्ट्रेस के लिए गामा सेचुरेटेड लिया जाता है, तो क्या लिख दूंगा, 3 इंटू गामा सेचुरेटेड। चलो 2 इंटू गामा डब्ल्यू की वैल्यू 10 दी है ना, गामा डब्ल्यू लिखा हुआ मिसिंग है, प्लस 3 इंटू गामा सेचुरेटेड की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई है 19। क्या लिख दूंगा, तो 20 प्लस 57, दैट इज इक्वल टू बी और 77 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करना है, इफेक्टिव स्ट्रेस लिखना है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी इक्वल टू बी और टोटल माइनस 4। समझ में आती बात, टोटल की वैल्यू कितनी है 77 माइनस 4 की वैल्यू कितनी है 6.5 इंटू 10, तो दैट इज 77 माइनस 65, दैट इज इक्वल टू बी और कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू बी 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
समझ में आ रही है बात? आंसर क्या आ गया? आंसर इज नथिंग बट दैट इज 12 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। क्वेश्चन ये वाला भी आसानी से सॉल्व होता था, थोड़ा सा आपको यहाँ पर अटेंटिव रखना है, खुद को प्रैक्टिस करनी है, तब जाके इन क्वेश्चंस को आप लोग टाइमली अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स की कंप्लेन यहाँ पर ये है कि सर टाइम कम पड़ता है, और टाइम इसलिए कम पड़ता है क्योंकि आप खुद से हाथ से प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो आपकी जब खुद से हाथ से करना पड़ता है ना, तो हाथ कांपते कई बार ये समझ में नहीं आता कि लिखे क्या, है ना, टाइम लगता है उसमें। इसलिए क्योंकि आपने पहले खुद के हाथ से लिखकर प्रैक्टिस नहीं करी। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल गलती तो पता है कि सर हमारी स्पीड कैसे बढ़ेगी। हमारी स्पीड बढ़ेगी अगर हम प्रैक्टिस और ज्यादा से ज्यादा करेंगे, तो और खुद के हाथ से करेंगे। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, क्या बोलता है? दैट अ सॉइल इन द बोरो पिट इज एट अ ड्राई डेंसिटी ऑफ 1.7 टन पर मीटर। देखो गामा ऑफ पिट दिया है, गामा डी ऑफ पिट दिया है, गामा ड्राई ऑफ पिट पता है हम लोगों को, क्या दिया है? 1.7 टन पर मीटर क्यूब होना चाहिए था। चलिए लिख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात तो समझ में आती है। विद वाटर कंटेंट ऑफ 12%, तो भैया इसमें मॉइस्चर कंटेंट दे दिया गया था साथ में 12%, लेकिन दिया गया है वो गामा ड्राई है ना। फिर आगे बोलता है इफ सॉइल ऑफ 2000 मीटर क्यूब वॉल्यूम, अगेन 2000 मीटर क्यूब वॉल्यूम इज एक्सकेवेटेड फ्रॉम इट एंड कॉम्पैक्टेड इन अ embankment with the porosity of 0.32। भैया पोरोसिटी की वैल्यू क्या दे दी गई है? एज इक्वल टू बी और 0.32। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट विच कैन बी कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ द मटेरियल। लेकिन देखिए ये पोरोसिटी की वैल्यू जो दी गई है, ये पोरोसिटी किसकी है? दिस इज फॉर द एम्बैंकमेंट, है ना। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉइल दैट इज एक्सकेवेटेड फ्रॉम द पिट। ये लिखा है, ये एक्सकेवेटेड वॉल्यूम है, दैट इज गिवन एज 2000 मीटर क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि जब आप एक्सकेवेट कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, फिर वापस से उसको कॉम्पैक्ट कर रहे हो एम्बैंकमेंट बनाने के लिए सॉइल को, तो सॉइल का जो वॉल्यूम है वो तो खूब चेंज होगा, खूब चेंज होगा। पता नहीं क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा, कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, लेकिन एक चीज कांस्टेंट रहेगी, दैट इज सॉलिड्स। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं दैट वेट ऑफ सॉलिड्स जितने आपने पिट में से एक्सकेवेट करे उतने ही होंगे कहाँ? एम्बैंकमेंट में। So that means मैं ये बोल सकता हूं that weight of solids in pit or excavated should be equals to be the weight of solids in embankment। Yes or no? अच्छा, weight of solids को मैं क्या लिख सकता हूँ? गामा ड्राई इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल, आया ना। तो गामा ड्राई क्या होता है? दैट इज द वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, है ना। तो ये फॉर्मूला लिख दिया अपन ने। अब लेकिन बात समझिएगा, ये है मेरा पिट का, in the same way gamma dry into volume of soil for the embankment। ठीक है, समझ में आ रही बात? आ रही होगी शायद, है ना। तो अभी यहाँ पर बात को क्लियरली समझिएगा कि मुझे अब क्या कैलकुलेट करना है। मुझे अब कैलकुलेट करना है सर, गामा ड्राई ऑफ पिट पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल टू बी एक्सकेवेटेड फ्रॉम द पिट पता है ना। ये दो चीजें तो मेरे को ऑलरेडी पता है। निकालना क्या है? मेरे को निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉइल ऑफ द एम्बैंकमेंट, मतलब वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट निकालना है। ये तो फाइनली निकलेगा, लेकिन उसके पहले गामा ड्राई ऑफ सॉइल इन एम्बैंकमेंट से निकालना पड़ेगा ना। अब गामा ड्राई का फॉर्मूला क्या है? गामा ड्राई ऑफ एम्बैंकमेंट का फॉर्मूला है मेरे पास, दैट इज जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। मेरे को ई नहीं दिया लेकिन पोरोसिटी दी है। तो क्या आप यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लोगे इसके लिए? हाँ सर निकाल लेंगे। ई की वैल्यू क्या होती है? ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा, दैट इज इक्वल टू बी 0.32 डिवाइडेड बाय 0.68। ठीक है, तो ये आ जाएगा अराउंड 1/2 के आसपास आएगा, ये आएगा 0.47। ये कितना आ जाता है? 0.47। ठीक है सर, चलिए समझ में आती है। अब ई की वैल्यू अगर 0.47 है तो जी की वैल्यू उठा के पुट करते हैं 2.7 इंटू गामा डब्ल्यू की वैल्यू 9.81, जब तक दिया नहीं है तब तक 9.81 ही लेना है आपको, अपॉन 1 प्लस 0.47। तो यहाँ से क्या मिल गया? गामा ड्राई ऑफ एम्बैंकमेंट में। तो गामा ड्राई ऑफ एम्बैंकमेंट अब आप इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, बोले यस और नो, है ना। ये कितना आ जाएगा? ये आएगा वैसे तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो गामा ऑफ वाटर लिया है ना, वो लिया है अपना
9.81 है ना। लेना क्या चाहिए अपने को 1 टन पर मीटर क्यूब, क्योंकि वैल्यू सारी टन पर मीटर क्यूब में चल रही है ना, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी अराउंड 1.836 टन पर मीटर क्यूब। क्या करें सर, अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई करके क्या लिखे, गामा ड्राई ऑफ पिट इज नथिंग बट दैट इज 1.7 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल ऑफ द पिट इज 2000 is equals to be 1.836 into volume of embankment। बस वॉल्यूम ऑफ embankment अब आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे एंड दैट विल कम अप टू बी इक्वल्स टू बी 1852 मीटर क्यूब। ये तो बड़ा आसान था क्वेश्चन वैसे तो ये, बट ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको गामा ड्राई भी निकालना था। एक स्टेप, पहली स्टेप क्या थी, गामा ड्राई फॉर द इम्बैंकमेंट निकालना था, और दूसरी स्टेप की भैया आपको वेट ऑफ सॉलिड्स को इक्वेट करके आपको यहाँ पर वॉल्यूम निकालना था। तो दो स्टेप थे, इसलिए 2 मार्क्स मिल सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो ठीक है, टाइम लगेगा, लग सकता है अगर, तो भी यहाँ पर क्वेश्चन जरूर सही होना चाहिए आपका। आगे बढ़ते चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बड़ा आसान सा सिंपल सा क्लासिफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था। सैंपल ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज है भाई, पहली प्रॉपर्टी लिक्विड लिमिट दे दिया है 44%, है ना, लिक्विड लिमिट 44% दिया है। अब देखो ग्राफ आप लोगों को पता है क्या, प्लास्टिसिटी चार्ट। प्लास्टिसिटी चार्ट सर कुछ इस तरह का बनता था, है ना, इस तरफ आईपी होता था, इधर 35, ये होता था 20 और इधर होता था 50, ठीक है। अब ये ग्राफ जो बनता था, इस तरफ आता था हमारा एम एच, ये ए लाइन है अपनी, दिस इज योर ए लाइन, इधर आता था सी एच, इधर आता था सी आई, इधर आता था नीचे एम आई, और ये होता था सी एल एम एल। फॉर ये ग्राफ पता होगा आप लोगों को सब, है ना। इसके अलावा एक और लाइन होती थी यहाँ पर, दैट वाज यू लाइन। ये कौन सा ग्राफ है, दिस इज प्लास्टिसिटी चार्ट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। अब अभी यहाँ पर जरा देखो, लिक्विड लिमिट की वैल्यू दे दी है 44%, विच इज इन बिटवीन 35 एंड 50। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट लिक्विड लिमिट इज बिटवीन 35 एंड 50। इसका मतलब सॉइल की जो कंप्रेसिबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगी, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी होगी, ये पक्की बात है। मतलब आई आना चाहिए। अब देखो आई इसमें भी दिया है, आई इसमें भी दिया है, और आई इसमें भी दिया है, सब में दिया है। अब क्या करें सर, अब क्ले है कि सिल्ट है, ये निकालने के लिए आईपी ऑफ सॉइल निकालते हैं। व्हाट इज द आईपी ऑफ अ सॉइल, दैट इज गिवन एज लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, यही होता है फॉर्मूला, दैट इज 44 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू बी 24, दैट इज इक्वल टू बी 24 लिख सकते हैं इस तरह से सर, लिख दिया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आईपी फॉर द ए लाइन निकाल लेते हैं फॉर द सेम वैल्यू ऑफ लिक्विड लिमिट। आईपी फॉर ए लाइन फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू बी और 0.73 इंटू एल एल माइनस 20, है ना। सो दैट इज इक्वल टू बी 0.73 इंटू लिक्विड लिमिट की वैल्यू क्या है हमारे पास, लिक्विड लिमिट की वैल्यू है हमारे पास दैट इज 44 माइनस 20, ठीक है पक्की बात। तो इसी को सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू बी और 0.73 इंटू 24, है ना, इंटू 3 भी करा होता तो 22 23 तक पहुंच। ये वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 24 से तो कम ही रहेगी। कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 17.52, दैट इज लेस देन 24, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ए लाइन का जो आईपी है वो कम है देन द सॉइल। इसका मतलब सॉइल इज अबोव ए लाइन, सॉइल इज अबोव ए लाइन। और अगर सॉइल हमारी ए लाइन के ऊपर है तो सॉइल कैसी बन जाएगी, क्ले बन जाएगी। क्ले के लिए नोटेशन क्या, सी। इंटरमीडिएट के लिए नोटेशन क्या, आई। नोटेशन ओवरऑल क्या बन जाएगा, सी आई। दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो बड़ा आसान था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 9th क्वेश्चन है, बोलता है दैट अ ग्लेशियल सॉइल contains a series of silt layer having midpoint to midpoint distance of 2 मीटर। मतलब एक इस तरह का सॉइल है, क्ले है, ठीक है, इसमें सिल्ट लेयर प्रेजेंट है, ये सिल्ट है, फिर ये सिल्ट है, मैं मान लेता हूं कि सिल्ट सिल्ट के बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर है वो कितना है, दैट इज गिवन एज 2 मीटर। और इनका जो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, इनकी जो थिकनेस दी गई है 50 mm की थिकनेस दी है, ये 50 mm दिया है। सिल्ट लेयर की थिकनेस कितनी है, 50 mm, ठीक है सर।
ऑफ 100 टाइम दैट ऑफ क्ले, मतलब क्या दिया है, के ऑफ सिल्ट इज इक्वल टू बी 100 टाइम्स ऑफ के ऑफ क्ले। मतलब परमेबिलिटी भी बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है ये तो। आगे देखते क्या बोलता है, दैट द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल टू द वर्टिकल परमेबिलिटी ऑफ द डिपॉजिट विल बी। क्या पूछ रहा है भाई, मेरे को पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल रेशियो बता दो आप। ठीक है सर, एक काम करते हैं, मैं काम करता हूं। सबसे पहली बात है यहाँ पर से देखिए जरा, मैं सॉइल का सैंपल लेना पड़ेगा जिसको मुझे स्टडी करना है, ऑब्जर्व करना है ना। तो मैं काम करता हूं इसकी मिड लेयर से, इसकी मिड लेयर से ये वाली मिड लेयर तक ये सॉइल सैंपल ले लेता हूं। ठीक है, तो टोटल सॉइल सैंपल कितना हो गया, टोटल सॉइल सैंपल की थिकनेस होगी 2 मीटर। ठीक है, लेकिन अगर मैं थिकनेस ऑफ योर क्ले पूछता हूं इसमें कितनी है, तो दैट इज 2 माइनस 50 mm, है ना, 2 माइनस 0.05, तो दैट इज इक्वल टू बी 1.95 मीटर फॉर द क्ले, है ना। और अगर मैं थिकनेस ऑफ सिल्ट पूछता हूं तो इसमें से कितनी है, आधी ऊपर आधी नीचे, मतलब टोटल 1 थिकनेस ऑफ सिल्ट, दैट इज इक्वल टू बी 0.05 मीटर। क्लियर है ना। बाकी सिल्ट और क्ले की मेरे को यहाँ पर परमेबिलिटी पता है ना। तो मैं काम करता हूं यहाँ पर इसकी परमेबिलिटी को लिख देता हूं क्ले को एज के, और क्ले और सिल्ट की जो परमेबिलिटी है उसको लिख देता हूं 100 टाइम्स ऑफ के। कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे चले, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चलिए देखते हैं। मुझे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल केस में फॉर्मूला लगाना है K1Z1 प्लस K2Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। ये फॉर्मूला होता है फॉर द हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी। वैल्यूज पुट करते हैं इधर, 1.95 इंटू के प्लस 0.05 इंटू 100 के डिवाइडेड बाय 2। सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करके वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू बी 3.475 टाइम्स ऑफ के। ये आ गया के हॉरिजॉन्टल। इन द सेम वे के वर्टिकल भी निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाय Z1 बाय K1 प्लस Z2 बाय K2। ठीक है, तो ये ऊपर आ गया टोटल समीशन 2 मीटर, नीचे आ गया 1.95 डिवाइडेड बाय के प्लस 0.05 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स ऑफ के। हाँ है ना, पूरी इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ के टर्म्स में इजीली आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू बी 1.025 टाइम्स ऑफ के। पूछा क्या गया था, रेशियो पूछा गया था। तो रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेशियो विल बी, किसका पूछा है पहले, हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल की वैल्यू क्या है 3.475 एंड वर्टिकल की वैल्यू क्या है, दैट इज 1.025 के। कैलकुलेशन करना है, गलती मत कर देना, बस इसमें आंसर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू बी 3.38 रेशियो। ठीक है, तो बड़ा आसान था वैसे ही क्वेश्चन, बट हाँ थोड़ा सा अप्लाई करना था आपको अपना दिमाग, कि भाई जो हमें लेयर्स दी है उसमें एक पर्टिकुलर छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। थिकनेस नहीं दी गई थी टोटल सॉइल की, टोटल सॉइल की थिकनेस आपको खुद ही लेनी है मिड लेयर से मिड लेयर तक। कुछ और लोगे तो उसके हिसाब से वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दैट अ बोरोपिट हैज नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ 10%। भाई नेचुरल वाटर कंटेंट कितना दिया गया है, 10%, so that is equals to be 0.10 and bulk unit weight is given as 18 kilonewton per meter cube। ये पर मीटर क्यूब होना चाहिए। फिर आगे क्या बोल रहा है, that the soil is used for an embankment to be compacted at 18% moisture। ठीक है, what is the water content in embankment, that is given as 18%, मतलब 0.18 लिख देता हूं मैं यहाँ पर। तो पूछता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड टू 1 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल। क्या पूछ रहा है कि 1 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल में मेरे को कितना पानी ऐड करना पड़ेगा। तो भैया पहले ये बताओ दैट व्हाट इज, ये जो गामा बल्क दिया है, ये गामा बल्क है हमारे पास एज 18, है ना। तो सबसे पहले आप यहां से क्या कैलकुलेट कर लो कि सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा ड्राई। तो गामा ड्राई क्या होता है, दैट इज द वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है ना, ये पता है ना। या फिर इसी को हम लोग लिखते हैं एज इक्वल टू बी गामा अपॉन 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू। गामा बल्क मेरे को पता है दैट इज इक्वल टू बी 18 है, अपॉन 1 प्लस 0.1, 0.1 इज द वाटर कंटेंट। तो इसकी वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू बी 16.36 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ गया।
सर ये तो आ गया गामा ड्राई की वैल्यू, लेकिन गामा ड्राई की वैल्यू निकाली क्यों है मैंने? निकाली इसलिए है ताकि मेरे को ये पता चल जाए दैट व्हाट इज द वेट ऑफ योर सॉलिड्स। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है वो भी सुनिएगा जरा यहाँ पर। वो ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है, तो इस वाटर कंटेंट का मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट इज नथिंग बट दैट इज द वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, है या ना? तो भाई मुझे ये चीज तो पता है कि इनिशियली जो वेट ऑफ वाटर है, इनिशियल, दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी 0.1 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ सॉलिड। एंड फाइनली भी मेरे को ये पता है दैट व्हाट इज द वेट ऑफ वाटर इन द फाइनल सॉइल, दैट इज गिवन एज इक्वल टू, देखिए 18% दिया है वाटर कंटेंट, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 0.18 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ सॉलिड्स होगा। इसका मतलब अगर ये पूछा जा रहा है दैट व्हाट इज द एक्स्ट्रा वेट ऑफ वाटर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइनल वेट ऑफ वाटर माइनस इनिशियल वेट ऑफ वाटर, दैट इज इक्वल टू बी योर 0.18 टाइम्स ऑफ WS माइनस 0.10 टाइम्स ऑफ WS। तो अब आई होप शायद अब समझ में आया होगा क्लियर कि वेट ऑफ सॉलिड क्यों चाहिए। वेट ऑफ सॉलिड की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेट ऑफ वाटर एडेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.08 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ सॉलिड। समझ में आ रही है बात? तो मैंने यहाँ पर हमारा जो वेट ऑफ सॉलिड्स है क्यों निकालना है, ये चीज समझ में आनी चाहिए पहले। और अगर ये आ गई है तो अब शायद से यहाँ पर सीक्वेंस समझ में आ रहा होगा कि मैंने पहले गामा ड्राई क्यों निकाला। तो ये गामा ड्राई अगर निकाल लिया है तो मेरे को वेट ऑफ सॉलिड्स मिल जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू बी नथिंग बट दैट इज गामा ड्राई इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल मेरे को दे दिया गया 1 मीटर क्यूब, तो इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं एज इक्वल टू बी 16.36 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू 1 मीटर क्यूब। सो दिस विल बी इक्वल टू बी 16.36 किलो न्यूटन। यस और नो, 16.36 किलो न्यूटन। तो इधर मैं पुट कर सकता हूं दैट इज इक्वल टू बी 0.08 इंटू 16.36 किलो न्यूटन। के वेट ऑफ सॉलिड बस चाहिए था यहाँ से, वो अब आप लोगों ने इजीली कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करके फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू बी 2.945 किलो न्यूटन। सो दिस इज द एक्स्ट्रा वेट ऑफ वाटर जो आपको ऐड करना था। तो आई होप शायद अब आप इजीली यहाँ पर समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में गामा ड्राई क्यों निकाला। ठीक है, आंसर मिल गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अगेन साथ में एक डायग्राम दिख रहा है। डायग्राम सर पीजोमीटर दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं शायद सीपेज की बातें हो रही होंगी। देखते जरा क्या क्वेश्चन में बोल रहा है दैट इन द गिवन सॉइल सैंपल स्टडी वर्टिकल सीपेज इज ऑकरिंग। ठीक है भाई, वर्टिकल सीपेज भी दे दिया गया है। अब पूछता है दैट द टोटल हेड लॉस इन द सॉइल ए इज, पेज तो है लेकिन एक्चुअली यहाँ पर 1 2 3 टोटल 3 सॉइल दी गई है। मतलब तो यहाँ पर सीपेज हो रहा है वो एक लेयर्ड सॉइल में हो रहा है। सीपेज अगर लेयर्ड सॉइल में आ रहा है इसका मतलब परमेबिलिटी का इफेक्ट होगा यहाँ पर तीनों ही सॉइल का अलग अलग, है ना? तो ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले ये बताओ पानी इधर है यहाँ और वाटर इधर है यहाँ, कहाँ वाटर ज्यादा है? वाटर ऑब्वियस ही बात है वाटर का लेवल ऊपर है, यहाँ पर ज्यादा, मतलब वाटर मूव करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स सीपेज इज डाउनवर्ड। सीपेज कैसा है? डाउनवर्ड है। इतनी बात तो समझ में आती है। और डाउनवर्ड का मतलब क्या है? दैट इज परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन। अरे सर ये बेडिंग प्लेन कहाँ से आ गया भैया? इसलिए लिखा बेडिंग प्लेन क्योंकि अगर वाटर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक सॉइल से दूसरी सॉइल की तरफ मूव कर रहा है। बेडिंग प्लेन के परपेंडिकुलर फ्लो है। ऐसे केस में अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इक्विवेलेंट, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय Z1 बाय K1 प्लस Z2 बाय K2 प्लस Z3 बाय K3। ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है अपने को, ये भी तो पता होना चाहिए था, है ना? ये खैर वैसे इससे पहले क्वेश्चन आया था जिसमें हमने अप्लाई भी किया था। ठीक है, बट ये पहले बताओ व्हाट इज द टोटल हेड लॉस। व्हाट इज द टोटल हेड लॉस? देखो इधर है 1.2 मीटर और इधर जरा चेक करोगे तो ये जा रहा है -3.6 मीटर तक, है ना? मैं क्या लिख सकता हूँ 1.2 माइनस माइनस 3.6, मतलब टोटल हेड लॉस कितना हो रहा है? 4.8 मीटर का टोटल हेड लॉस हो रहा है। और मुझे ये भी चीज समझ में आती है कि हेड लॉस इन द फर्स्ट सॉइल प्लस सेकंड सॉइल प्लस थर्ड सॉइल, टोटल जो हेड लॉस होगा वो हो जाएगा 4.8 मीटर। और मुझे ये भी चीज समझ में आती है कि जो पानी यहां से फ्लो कर रहा है नीचे वही फ्लो करेगा सेकंड सॉइल में से और वही फ्लो करेगा थर्ड सॉइल में से। मतलब मैं ये लिख सकता हूं दैट वेलोसिटी की वैल्यूज क्या होंगी, तीनों ही सॉइल में इक्वल इक्वल होंगी, आया ना? वेलोसिटी का फॉर्मूला K इंटू आई,
है ना। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, K1 इंटू I1 इज इक्वल्स टू बी K2 इंटू I2 इज इक्वल्स टू बी K3 इंटू I3। यस और नो, लिख सकते हैं ना ऐसा? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर मैं आपको पूछता हूं दैट व्हाट इज परमेबिलिटी ऑफ फर्स्ट सॉइल इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मैं 1 ही लिख देता हूं, अभी मेरे को सिर्फ रेशियो चाहिए। आई की वैल्यू I1 लिख देते हैं यहाँ पर इज इक्वल्स टू बी, और फर्स्ट सेकेंड सॉइल के लिए के की वैल्यू क्या है, दैट इज 0.5 इंटू I2 इज इक्वल्स टू बी, और की 2 इंटू I3, क्योंकि K3 की वैल्यू 2 थी, ये दिया हुआ है 2, ये रहा 0.5 और ये रहा 1। ठीक है, तो यहां से एक रिलेशन मिल जाता है I1 I2 और I3 में। क्या मिल जाता है, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दैट I1 इज इक्वल्स टू बी हो गया 0.5 टाइम्स ऑफ I2 एंड I1 इज इक्वल्स टू बी हो गया ट्वाइस ऑफ I3। ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाता है मेरे पास, I1 I2 और I3 भी मिल गया मेरे को इन टर्म्स ऑफ योर I1। ऐसा इसलिए करा है क्योंकि मेरे को पूछा है दैट व्हाट इज द टोटल हेड लॉस इन सॉइल ए, और मुझे ये पता है टोटल हेड लॉस इन सॉइल ए इज नथिंग बट दैट इज H1 है ना। तो एक काम करते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है इसको उठाकर यहाँ लिख रहा हूँ, स्पेस ज्यादा नहीं था मेरे पास, है ना। तो या तो फिर मैं खुद को शिफ्ट कर दूं, है ना, खुद को भी शिफ्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस है मेरे पास। सर मैंने खुद को शिफ्ट कर दिया, पूरा शायद दिख रहा होगा, एटलीस्ट अभी तक जितना लिखा उतना तो दिख ही गया, है ना। अब आगे बढ़ते सुने जरा, मेरे को क्या करना था, मेरे को हेड लॉस इन फर्स्ट सॉइल निकालना था। तो हेड लॉस क्या होता है, दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी, हेड लॉस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये हेड लॉस का समीशन है। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, हेड लॉस इज नथिंग बट दैट इज आई इंटू लेंथ, है ना। तो I1 इंटू L1, फर्स्ट सॉइल की लेंथ कितनी है, 0 से लेकर -3 मतलब 3। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखो यहां से ध्यान से देखना, H1 प्लस H2 प्लस H3, H1 की वैल्यू I इंटू L1 प्लस I2 इंटू L2 प्लस I3 इंटू L3। ठीक है, तो I2 इंटू सेकेंड सॉइल की लेंथ कितनी है, दैट इज अगेन 3 मीटर, भैया यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, 3, और ये भी 3 मीटर ही है, I3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू बी, मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल्स टू बी 4.8। ठीक है, अब I1 को I1 ही लिख देता हूं, 3 खुद से कैंसिल आउट कर दूंगा तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा 1.6 प्लस, चलो इस तरफ आगे लिखते हैं, प्लस I2 को मैं क्या लिख दूं, I2 इज इक्वल्स टू बी ट्वाइस ऑफ I1 प्लस I3 को मैं क्या लिख दूं, दैट इज 0.5 टाइम्स ऑफ I1। तो यहां से क्या मिल जाएगा, I1 मिल जाएगा। तो व्हाट इज I1 इज इक्वल्स टू बी 1.6 डिवाइडेड बाय देखिए 3.5। समझ में आ रही बात, तो I1 की वैल्यू इजीली मिल गई आप लोगों को। और जहां जैसे ही आपको I1 की वैल्यू मिल जाएगी, आप I1 की वैल्यू मिलने के बाद क्या करोगे, I1 की वैल्यू मिलने के बाद क्या करोगे, सर हेड लॉस निकालना था फर्स्ट सॉइल में, तो H1 इज इक्वल्स टू बी I1 इंटू L1, so that is equals to be 1.6 into 3.5, so divided by 3.5 into 3। खत्म कहानी। समझ में आ रही बात, तो यहाँ पर आई होप शायद बात समझ में आई होगी कि फर्स्ट सॉइल में जो हेड लॉस है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, एंड दिस विल कम अप टू बी इक्वल्स टू बी 1.477 मीटर, 1.477 मीटर फर्स्ट सॉइल का हेड लॉस होगा। इन द सेम वे सेकंड सॉइल का भी हेड लॉस आप निकाल सकते हो, I2 की वैल्यू निकाल लो, I1 और I2 में रिलेशन पता है, I2 की वैल्यू निकाल लो और लेंथ पता ही है आपको। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल पूछा गया था वो आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या बोलता है, दैट अ सैंपल ऑफ सॉइल व्हेन सीव्ड रिजल्ट्स इन 22% फाइनर देन 75 माइक्रोन and 48% particles retaining over 4.75 mm सीव। तो भैया दो सीव दी गई है, पहली सीव दी है 4.75 mm, टोटल अगर इस पे से 100 आया है, इस पे से 100% हमने पार्टिकल्स डाले हैं, तो इस पर रिटेन होते हैं कितने, 4.75 वाले पर 48%। ऑब्वियस सी बात है नीचे कितने गए होंगे, 100 माइनस 48 दैट इज 52, लेकिन इसके नीचे कौन सी सीव प्रेजेंट है, दैट इज 0.075। तो 75 माइक्रोन की सीव जो है उसमें से कितने पास करते हैं, 22%। ठीक है, तो यहां पर कितने होंगे, 52 माइनस 22 दैट इज 30%, रिटेन करेगा। क्लियर है, ये डायग्राम समझ में आता है। अब पूछ क्या रहा है कि लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट की वैल्यूज भी दी हुई है, तो आईपी की वैल्यू लिख सकते हो आप एज इक्वल्स टू बी 55 माइनस 25 दैट इज इक्वल्स टू बी 30%, ये हो गया आईपी की वैल्यू।
अब एक बात समझिएगा जरा, ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, दीज आर नोन एज ग्रेवल्स, दीज आर नोन एज ग्रेवल्स। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, दैट ग्रेवल्स आर इक्वल्स टू बी 48%। सैंड कौन सी होती है सर, सैंड होती है ये वाली, तो सैंड की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पर, दैट इज इक्वल्स टू बी और 30%, है ना, 30% हो गया, मतलब टोटल जो दोनों को मिलाकर है यहाँ पर आ रहा है 78% आर द कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स। मतलब सॉइल कैसी होगी, सॉइल इज कोर्स ग्रेन्ड, सॉइल इज कोर्स ग्रेन्ड। अच्छा, कोर्स ग्रेन में भी सैंड नाम दूं कि ग्रेवल नाम दूं, तो ऑब्वियस सी बात है नाम क्या देना पड़ेगा, जो भी ज्यादा होगा वो, तो यहाँ पर ग्रेवल्स ज्यादा है इसलिए नाम दे दिया ग्रेवल्स। ठीक है, इसी के अलावा यहाँ पर अगर मैं ग्रेवल है तो ग्रेवल के केस में मैं ये चेक करता हूँ कि फाइनर्स कितने हैं, क्योंकि फाइनर्स आर 22% एंड दैट इज मोर देन योर 12%। मतलब अब आप यहाँ पर नाम दोगे कि भैया क्लेई होगा कि सिल्टी होगा, है ना, क्लेई होगी सॉइल की सिल्टी सॉइल होगी। क्लेई कब बुलाया जाता है, जब आईपी की वैल्यू 7 से ज्यादा हो, और सिल्टी कब बोलते हो, जब आईपी की वैल्यू 4 से कम हो। बट अभी तो फिलहाल यहाँ पर आईपी की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज 30%, दैट इज ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर है देन 7%। इसका मतलब मैं सॉइल में नाम क्या दे दूंगा, सॉइल में नाम दे दूंगा एज द क्लेई सॉइल। बात समझ में आ रही है, तो क्लेई भी बोलना है, ग्रेवल भी बोलना है, इसका मतलब फाइनली जो मेरी सॉइल का नाम बन जाएगा अब यहाँ पर, दैट इज क्लेई ग्रेवल्स। सॉइल का नाम क्या बन जाएगा, क्लेई ग्रेवल, दैट इज जीसी। ठीक है, तो जीसी का नाम यहाँ पर कहाँ लिख दूं, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ठीक है, बहुत इजी था मेरे हिसाब से क्वेश्चन, क्लासिफाई करना काफी इजी था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाइड्रोमीटर एनालिसिस वाज डन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन लैब। ठीक है भाई, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने यहाँ पर टेस्ट परफॉर्म करा। आफ्टर 3 आवर्स एट द टाइम ऑफ सेडिमेंटेशन, हाइड्रोमीटर रीड्स द डेंसिटी ऑफ सॉइल एज 1.017 cc। ठीक है भाई, है ना, तो ये डेंसिटी यहाँ पर दे दी गई है और ग्राम पर सीसी होगा एक्चुअली। एंड रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर विल बी इफ टेम्परेचर करेक्शन इज 1.73 फॉर द टेस्ट। देखिए टेम्परेचर करेक्शन आपको पता है, टेम्परेचर करेक्शन कितना दिया है 1.73। बट ये बताओ सबसे पहले टेम्परेचर करेक्शन कैसा हो, टेम्परेचर करेक्शन विल बी नेगेटिव, कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, एज टेम्परेचर इज लेस देन स्टैंडर्ड, लेस देन स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उससे कम है अभी फिलहाल पानी, सॉरी टेम्परेचर। इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव करेक्शन आएगा टेम्परेचर की वजह से। बट अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आ रही है एज 1.017, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रीडिंग और हाइड्रोमीटर में रिलेशन क्या है सर, रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर और स्पेसिफिक ग्रेविटी में रिलेशन क्या है, बात को समझिएगा। बात सिंपल सी ये है कि भाई जो हमारा रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर होता है ना, रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर होता है वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू बी G-1 इंटू 1000 होता है। अभी G की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1.017 -1 इंटू 1000, तो रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर कितनी होगी इसके हिसाब से, दैट इज 17। बट सर एक्चुअली इसमें क्या करा है आपने, कुछ करेक्शन किया है, तो एक्चुअली यहाँ पर करेक्टेड रीडिंग क्या होगी, RH रीडिंग ऑफ करेक्टेड हाइड्रोमीटर विल बी इक्वल टू बी 17 माइनस 1.73। नेगेटिव करेक्शन है क्योंकि टेम्परेचर कम है, आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू बी 15.27। तो बड़ा आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था भाई यहाँ पर, शायद समझ में आई होगी बात। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन अभी तक गेट की एग्जाम में नहीं मिला है, इसलिए चांसेस है कि अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आया और आपने ऐसे क्वेश्चन की पहले से प्रैक्टिस करी है, तो चांसेस है कि यार आप लोग सही कर पाओ। दैट इज एक्चुअली द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल यहाँ पर आंसर मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और ये मॉक टेस्ट का ये सारे क्वेश्चंस भी फिनिश होते हैं। क्वेश्चंस इजी थे, लेकिन मुझे ये पता है आप लोगों ने फील भी करा होगा कि जब आप खुद टेस्ट देते हो तो यही सेम क्वेश्चंस आपको टफ लगे होंगे, डिफिकल्ट लगे होंगे, है ना। लेकिन एक्चुअली जब आप सॉल्यूशन देख लेते हो तो वो सॉल्यूशंस देखकर समझ में आता है कि यार क्वेश्चंस तो इजी थे, एंड दैट इज एक्चुअली द इम्पैक्ट ऑफ द प्रेशर, नर्वसनेस।
जो एक्चुअली एंजाइटी होती है टेस्ट देते टाइम, उसी को कंट्रोल करना है आपको, ताकि आप अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार जो क्वेश्चन सच में आप लोग कर सकते हैं वो कर पाए एग्जाम टाइम पर। एंड दैट इज एक्चुअली द मोस्ट एंड प्राइमरी मोटिव ऑफ मॉक टेस्ट। जो शायद आप इस बातों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। मैं यहां पर इस पर्टिकुलर सेशन को एंड करता हूं। मिलते हैं अगले सेशन में और नए सेशन, कुछ और नए कंसेप्ट के साथ। अब तक लगातार पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।